आपको जानना जरूरी है कि सामान्य नागरिक संहिता होता क्या है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ इंडिया क्या है। ये जीडी का एक टॉपिक भी हो सकता है, इंडियन एयरफोर्स का, तो इसको जरूर आप सारे बच्चे तैयार करें। आईएएस में पूछा जाने वाला इंटरव्यू के लिए एक पॉइंट हो सकता है। एसएसबी में जाने वाले छात्रों के लिए ये एक जीडी का एक टॉपिक हो सकता है। आखिर इसके बेनिफिट्स क्या है और इसके नुकसान क्या है वो हम जानने वाले हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। आज एक बड़ा मुद्दा है पूरे देश में, यूसीसी। जी हां, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ इंडिया, जिसको आप बोलते हैं समान नागरिक संहिता। कुछ राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता में के समर्थन में आ गए हैं, तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ पार्टियों का कहना है कि इसका मसविदा आने के बाद अपना रुख तय करेंगी। इसके सामाजिक प्रभाव को लेकर जारी बहस के बीच यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आज एक स्टेट ने, भारत के एक राज्य ने, जिसका नाम उत्तराखंड है, वहां के मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने समान नागरिक संहिता जारी कर दिया है पूरे उत्तराखंड में कि अब जो लोग होंगे वो इसके साथ ही उनको सबको चलना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे लोगों को सपोर्ट की जरूरत होगी। और धामी जी और उनके अन्य लोगों ने, कुछ लोगों ने इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने करा लिया ucc.uk.gov.in पर जाकर। आपको जानना जरूरी है कि समान नागरिक संहिता होता क्या है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ इंडिया क्या है। तो किसी ने क्या, जैसे कुछ बातें अभी चर्चा में चल रही थी, तो राजनीतिक हलकों में चर्चा इस बात की है कि क्या यूसीसी के मुद्दे पर अलग अलग राय रखने वाली पार्टियां, यानी विपक्षी पार्टियां, आम चुनाव तक एक मंच पर आ सकेंगी। अभी तो मोदी जी एक नारा भी दे रहे हैं कि एक देश और एक चुनाव। तो यहां पर यह भी एक बड़ा मुद्दा है कि एक देश और एक चुनाव होने की भी बात चल रही है, लेकिन यहां पर यूसीसी भी लागू हो रहा है। मतलब सभी धर्मों के लिए विवाह तलाक के अब एक ही नियम होंगे और इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं। यह मुद्दा कानून या संविधान स्तर पर कोई नया विषय नहीं है। संविधान सभा तक इस बात की बहस हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि इस मामले में संविधान निर्माताओं की जो इच्छा थी वह पूरी नहीं हुई और सरकार इस पर और कितना समय लेगी। संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 44 के माध्यम से समान नागरिक संहिता की कल्पना की थी। सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों के लिए एक जैसे कानून हो। अनुच्छेद 44 यानी आर्टिकल 44 के तहत, नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत इसकी बात कही गई है। इसके तहत आज इस बात का प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता हो और देश भर में यह नियम लागू कर दिया जाए। मतलब जो अभी उत्तराखंड में लागू हुआ है, और इस बात पर अब बैठक होनी है कि देश भर में यह नियम लागू किया जाए या नहीं। जानना जरूरी है कि क्या है समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समुदाय का क्यों ना हो। सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में एक ही कानून लागू होगा। इसका अर्थ एक निष्पक्ष कानून का गठन है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना है। राज्यों को उत्तराधिकार, विवाह और तलाक जैसे मुद्दे को तय करने वाले व्यक्तिगत कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने शीर्ष कोर्ट में दायर अपने एक हलफनामे में कहा था कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। सरकार ने इसके लिए संविधान के चौथे भाग में मौजूद राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का ब्यौरा दिया था। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है कि भारतीय संविधान के मुताबिक भारत में सभी धर्मों व संप्रदायों जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध आदि को मानने वालों को अपने अपने धर्मों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शतुघ्न शोनावत के अनुसार भारत में दो प्रकार के पर्सनल लॉ हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1956, जो कि हिंदू, सिख, जैन व अन्य संप्रदायों पर लागू होता है। दूसरा इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए लागू होने वाला पर्सनल लॉ। ऐसे में जबकि
मुस्लिमों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों व संप्रदायों के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1956 लागू है। तो मुस्लिम धर्म के लिए भी समान कानून लागू होने की बात की जा रही है। इसका फायदा और नुकसान क्या है वो हम जानेंगे, लेकिन आपको बताएं कि हिंदू मैरिज एक्ट में कई बार सुधार किए गए, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव नहीं किया गया। मसलन साल 2005 के बाद हिंदू कानून के तहत बेटियों को पैतृक संपत्ति में हक मिला। माना जा रहा है कि नागरिक संहिता से हिंदू अविभाजित परिवार, जिसको आप HUF बोलते हैं, का प्रावधान खत्म हो जाएगा। आयकर अधिनियम के तहत HUF को एक अलग इकाई माना जाता है। आदिवासी इस बात की मांग का विरोध कर रहे हैं। आदिवासी संगठनों का मानना है कि इस कारण आदिवासियों की पहचान खतरे में पड़ जाएगी। इसकी वजह से आदिवासियों की जमीन सुरक्षा देने वाले कानून निरस्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए झारखंड में छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट और संथल परगना टेनेसी एक्ट आज जैसे आदिवासी कानून प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ये सभी को मानना होगा कानून, बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का हक, शादी अमान्य होने पर भी बच्चे को माना जाएगा वैध। ये आज के न्यूज़पेपर में है। उत्तराखंड में UCC एक्ट जारी, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। UCC के तहत राज्य के हर धर्म को मानने वाले को UCC मानकों का पालन करना होगा। उत्तराखंड में अब विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के मामले में सभी मामलों के लोगों पर एक समान कानून लागू होंगे। कुछ धर्मों में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के विभिन्न विशिष्ट मानक हैं। मसलन पुरुष को एक से अधिक विवाह की अनुमति, तलाक का प्रावधान और उत्तराधिकार में बेटी को बेटे के मुकाबले कम हकदार माना गया है। अब ये मान्यताएं बीते दौर की बातें हैं। सभी धर्मों के मानने वाले UCC के कानून के अनुसार ही चलना होगा। उनके लिए सभी कानून समान होंगे और न्याय प्रणाली भी समान फैसले लेगी। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री समेत 5 लोगों को सौंपा गया प्रमाण पत्र। ucc.uk.gov.in पर जाकर आप इसका पंजीकरण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के साथ और भी 5 लोगों ने इसका पंजीकरण कराया। कौन कौन से बदलाव हुए? पहला, चाहे कोई धर्म या संप्रदाय हो, बेटियों का विवाह 18 साल से कम उम्र में नहीं किया जाएगा। दूसरा, लड़के की शादी 21 साल से कम उम्र में नहीं होगी। दूसरा, पैतृक पारिवारिक संपत्ति में अब तक दोयम दर्जे पर रहने वाली बेटियों को भी बराबर का हक मिलेगा। राज्य में उत्तराधिकार में बेटी और बेटों को एक समान का हक हो गया है। पति पत्नी के लिए तलाक के कारण और आधार एक समान होंगे। जिस आधार पर पति तलाक ले सकता है, उसी आधार पर पत्नी भी तलाक मांग सकती है। यदि कोई विवाह अमान्य रद्द करने योग्य घोषित भी कर दिया जाए, तब भी उससे जन्म लेने वाले बच्चे को वैध माना जाता है। यह प्रावधान बच्चों के हक की रक्षा करता है। तो यह प्रावधान अभी लागू किया गया है। कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां पर यह ऑलरेडी चल रहा है, जैसे अमेरिका। आपको पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर अगर आप एक शादी कर चुके हैं और दूसरी शादी अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी जो पत्नी है उससे आपको सहमति लेना पड़ेगा। अगर आपकी पत्नी सहमति देती है तभी आप दूसरी शादी कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्किया, इंडोनेशिया, सूडान, इराक, अरब अमीरात, मिस्र, ऐसे मिस्र में UCC लागू है। UCC लागू करने के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने इस देशों का जिक्र किया। यह प्रावधान है। मुस्लिम देशों में कई शादियों पर रोक है, उनमें तुर्की प्रमुख है। इराक, सीरिया, मिस्र, मोरक्को, पाकिस्तान, बांग्लादेश में दूसरी शादी अदालत के अधीन है। ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों में यदि कोई दूसरी शादी करना चाहता है तो उसे अपनी पहली पत्नी की इजाजत लेनी होती है। मलेशिया में निकाह के लिए पत्नी के साथ सरकारी एजेंसी की भी मंजूरी होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि यहां पर एक ये नया इवेंट है, नई चीजें हैं जिसके बारे में आपको अवगत होना जरूरी है। तो अभी हम देखेंगे कि यूनिकॉर्न सिविल कोड लागू होने के फायदे क्या हैं, आखिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, वो हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूनिकॉर्न सिविल कोड लागू होने के फायदे यानी UCC के बेनिफिट्स क्या है। तो यहां पर देखेंगे समान नागरिक संहिता के कुछ फायदे इस प्रकार हैं कि समानता, पहले इक्वालिटी हो गया कि UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुख्य फायदे में से एक यह है कि सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति या लिंग के बावजूद समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। यह सामाजिक समानता यानी सोशल इक्वालिटी को बढ़ावा देगा और धर्म या समुदाय के आधार पर भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशंस को खत्म करने में मदद करता है। लैंगिक न्याय यानी जेंडर जस्टिस,
एक समान नागरिक संहिता या एक सुनिश्चित करती है कि विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकारों के मामलों में महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाए या महिलाओं के खिलाफ भेदभाव पूर्ण प्रथाओं को समाप्त करने में मदद कर सकता है, जैसे 3 तलाक यानी ट्रिपल तलाक और बहुविवाह यानी पॉलीगैमी जिसको आप बोलते हैं, जो बहु समुदायों में प्रचलित है। और अगला बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा राष्ट्रीय एकीकरण का, जिसको बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशंस। यह सभी नागरिकों के लिए उनकी धार्मिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद कानूनों का एक समान सेट बनाकर राष्ट्रीय एकीकरण यानी नेशनल इंटीग्रेशंस को बढ़ावा देता है या सांप्रदायिक तनाव को कम करने और विभिन्न समुदायों के बीच एकता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। कानूनों का सरलीकरण जिसको आप बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ यानी समान सिविल संहिता भारत के में मौजूद व्यक्तिगत कानूनों के जटिल जाल में को सरल बनाता है, जिन्हें समझना और नेविगेट करना अक्सर मुश्किल होता है। इससे नागरिक को अपने कानूनी अधिकारों और दायित्वों को समझने और न्याय तक आसानी से पहुंचने में आसानी हो सकती है। धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म या यूसीसी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को पुष्ट करता है, जो भारतीय संविधान में निहित है। व्यक्तिगत कानूनों से धार्मिक विचारों को हटाकर समान सिविल संहिता एक धर्मनिरपेक्षता और समावेशी समान को बढ़ावा देता है। तो ये हमारे बेनिफिट्स हो गए। अब देखेंगे कि आखिर इससे होने वाले नुकसान क्या हैं। तो नुकसान की बात करते हैं। जीडी का जो टॉपिक है कि धार्मिक समुदायों का प्रतिरोध। भारत में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन को विभिन्न धार्मिक समुदायों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें डर है कि यह उनके व्यक्तिगत कानूनों और धार्मिक परंपराओं को कमजोर कर देगा। इससे सामाजिक अशांति और संघर्ष हो सकता है। सांस्कृतिक विविधता के लिए खतरा। भारत कई अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं वाला एक विविधतापूर्ण देश यानी डाइवर्स कंट्री है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के कार्यान्वयन से इस संस्कृतियों का समरूपीकरण हो सकता है और सांस्कृतिक विविधता का नुकसान हो सकता है। यह देश के सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा हो सकता है और विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकता है। अपर्याप्त तैयारी एक कारण यह भी हो सकता है नुकसान का कि यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए या सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयारी और योजना की आवश्यकता हो सकती है। इसके अनपेक्षित परिणाम ना हो या कमजोर समूहों को नुकसान ना हो, इस बात का जोखिम है कि उचित परामर्श या तैयारी के बिना कार्यान्वयन में जल्दबाजी की जा सकती है, जिससे अनपेक्षित परिणाम सामने आ सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता को कम आंकना। समान सिविल संहिता के कार्यान्वयन को भारत में विभिन्न समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। इससे आगे ध्रुवीकरण और संघर्ष हो सकता है और पूरे देश के लिए वांछनीय परिणाम हो सकता है। ये आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि हमारा जो इससे होने वाले बेनिफिट्स क्या क्या है और इससे होने वाले नुकसान क्या क्या है, जो आपको एक जीडी के टॉपिक में बहुत ही जरूरी होता है। ये जीडी का एक टॉपिक भी हो सकता है इंडियन एयरफोर्स का, तो इसको जरूर आप सारे बच्चे तैयार करें। आईएएस में पूछा जाने वाला इंटरव्यू के लिए एक पॉइंट हो सकता है। एसएसबी में जाने वाले छात्रों के लिए ये एक जीडी का एक टॉपिक हो सकता है, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, अवगत होना जरूरी है। तो इसको जल्दी जल्दी आप सब कंप्लीट करें। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।